आज हमारे देश में मुख्तार अंसारी की मौत पर एक बहस छिड़ी हुई है। बहुत सारे विपक्षी नेता मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा दुख जता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है बताता हूं आपको। उसे माननीय मुख्तार अंसारी कहा जा रहा है। कुछ लोग मुख्तार जी कहकर लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं श्री मुख्तार अंसारी जी, और उसे गरीबों का मसीहा बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत में मुख्तार अंसारी के जीवन को आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिनमें एक तस्वीर में वो दंगों के दौरान खुली जीप में घूमकर लोगों को धमका रहा है, जनता में जा रहा है बंदूक लेकर और खुलेआम लोगों की हत्याएं करवा रहा है। दूसरी तस्वीर में वो खुद को दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का और अल्पसंख्यकों का मसीहा कहता था। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक अपराधी, एक डॉन जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो बिना हथियार के बाहर नहीं निकलता था, और जब वो राजनीति में आता है तो वही डॉन दलितों का और गरीबों का मसीहा बन जाता है। ये दो रूप हैं मुख्तार अंसारी के जो आज आप देख रहे हैं। एक रूप है अपराधी का और दूसरा है एक नेता का। और ये जो दूसरा रूप है, आज हमारे देश के बहुत सारे नेता इसी रूप को याद करना चाहते हैं। हकीकत में ये एक माफिया डॉन था जिसने हजारों परिवारों को बर्बाद किया और कई लोगों की सिर्फ इसलिए हत्याएं करवाई क्योंकि वो उसके अपराधों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाले थे। एक जमाना ऐसा था कि इससे लोग इतना डरते थे कि इसके खिलाफ अगर मुकदमा हो भी जाए तो लोग गवाही देने के लिए अदालत तक पहुंचते नहीं थे। या तो पहले ही मार दिए जाते थे या उन्हें इतना डरा दिया जाता था कि पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। और वो ऐसे खुली जीप में हथियारों के साथ बाहर निकलता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज इसी माफिया की मौत पर विपक्ष के तमाम नेता मातम मना रहे हैं और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा दुख जताया है और कहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ न्याय नहीं हुआ है, यह तो बड़ा अन्याय हो गया। और ये सारे वही नेता हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे कुख्यात खतरनाक अपराधियों को मुसलमानों का पोस्टर बॉय बनाकर देश के सामने पेश किया, क्योंकि इन नेताओं को ऐसा लगता था कि वो अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को टिकट दे देंगे, इन्हें अपना संरक्षण देंगे, इन्हें आगे बढ़ाएंगे, इनकी मदद करेंगे, तो इससे देश के मुसलमान खुश हो जाएंगे और फिर वो उन पार्टियों को वोट देंगे। लेकिन आज हम इस देश के मुसलमानों से पूछना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आज इस देश के मुसलमानों को तय करना है कि उनके पोस्टर बॉय और उनके आदर्श मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधी होने चाहिए या उनके आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान और भारतीय सेना में हमारे वीर सैनिक, वीर शहीद अब्दुल हमीद होने चाहिए। आज देश के मुसलमानों को यह तय करना है कि उन्होंने हमारे देश के कुछ नेताओं को यह हक कैसे दे दिया कि वो इन अपराधियों को, इन खतरनाक गैंगस्टर्स को, इन डाकुओं को, इन मर्डरर्स को देश में मुसलमानों का असली प्रतिनिधि बनाकर पेश किया करें, उन्हें मुसलमानों का पोस्टर बॉय बना दें और फिर पूरे दुनिया को यह बताएं कि अगर मुख्तार अंसारी को राहत दी जाती है, मुख्तार अंसारी को अगर टिकट दी जाती है, अगर उसके साथ फोटो खिंचवाई जाती है, तो देश के मुसलमान खुश होते हैं। ये गलत फहमी इन नेताओं को कैसे हुई? आज हम गाजीपुर के लोगों से भी ये पूछना चाहते हैं कि वो गाजीपुर के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को अपना पोस्टर बॉय मानते हैं या फिर वो गाजीपुर के वीर सपूत शहीद अब्दुल हमीद को अपना पोस्टर बॉय मानते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूं जानते हैं आप? अब्दुल हमीद, जिन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। और यह बात हम इसलिए आज पूछ रहे हैं कि गाजीपुर में आज जिस तरह से मुख्तार अंसारी के लिए नारे लगाए गए, वैसे नारे कभी भी इसी गाजीपुर के रहने वाले लोगों ने शहीद अब्दुल हमीद के लिए नहीं लगाए। और अब्दुल हमीद का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि शहीद अब्दुल हमीद भी इसी गाजीपुर से आते हैं। देखिए, देश के लिए यह भी ब्लैक और व्हाइट की तरह दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। शहीद अब्दुल हमीद गाजीपुर के थे और मुख्तार अंसारी भी गाजीपुर का ही था।
लेकिन गाजीपुर के लोग अपना हीरो किसे मानते हैं? अब्दुल हमीद को या फिर मुख्तार अंसारी को? और मुख्तार अंसारी के लिए कैसे नारे लगे, अब जरा देखिए आप। इतनी भीड़ शहीद अब्दुल हमीद के लिए भी इकट्ठा नहीं हुई होगी। ऐसे नारे गाजीपुर के लोगों ने अब्दुल हमीद के लिए भी नहीं लगाए होंगे, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो भारतीय सेना में थे। लेकिन गाजीपुर के ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और आज ये मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है हमारा देश। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव ने गहरा दुख जताया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व और कर्तव्य होता है, और जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं, और यह यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। लेकिन जरा सोचिए, जब यही मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी की सरकारों में लोगों की खुलेआम हत्याएं करवा रहा था, दंगों में लोगों की जान ले रहा था, खुलेआम हथियार लहराकर खुली जीप में बैठकर निकलता था, तब अखिलेश यादव को यूपी में यह शून्यकाल नजर नहीं आया जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। बल्कि उस समय तो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के साथ तस्वीरें खिंचवाया करते थे। आज अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। लेकिन क्या अखिलेश यादव आज लोगों को यह भी बताएंगे कि जब वर्ष 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इन दंगों में कर्फ्यू के बीच मुख्तार अंसारी हथियार लहराते हुए खुलेआम खुली जीप में बाहर घूम रहा था कर्फ्यू के दौरान, तब उत्तर प्रदेश में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी और उनके पिता मुलायम सिंह यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे, और वो इस कर्फ्यू के दौरान भी मुख्तार अंसारी को रोक नहीं पाए, और उस समय मऊ के सांप्रदायिक दंगों में 7 लोग मारे गए थे। और यहां आप मुख्तार अंसारी को खुलेआम इस खुली जीप में बैठे हुए देख भी सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने तब आम लोगों की मौत पर यह नहीं कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। जब आम लोग मर रहे थे, जब गरीब जनता मर रही थी दंगों में, तब यह बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। तब उन्होंने एक बार भी माफी नहीं मांगी कि हम लोगों की हिफाजत नहीं कर पाए। लेकिन मुख्तार अंसारी के मरते ही अखिलेश यादव आज यही बात कह रहे हैं। यह राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है, आज हम आपको उसका कड़वा सच भी जरूर दिखाना चाहते हैं। और यह बात अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई और नहीं बताएगा आपको। वर्ष 1996 से 2017 के बीच मुख्तार अंसारी ने 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि ऐसे बड़े बड़े अपराधी, ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके दामन पर खून लगा हुआ है, उन्हें पार्टियां टिकट भी देती हैं और उनकी मदद भी करती हैं, और वो चुनाव जीतकर माननीय विधायक बन जाते हैं। और इन 5 चुनावों में 3 बार वो जेल से चुनाव लड़कर विधायक बना। लेकिन उस समय किसी भी विपक्षी दल को भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इतना बड़ा अपराधी जेल में रहते हुए चुनाव कैसे जीत रहा है, हमारे लोकतंत्र का क्या होगा। और किसी को भारत के संविधान की भी चिंता तब नहीं हुई कि अगर ऐसे ऐसे लोग चुनकर विधायक बन जाएंगे तो हमारे संविधान का क्या होगा, हमारे लोकतंत्र का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। एक नेता को इसकी चिंता नहीं थी, किसी ने भी नहीं कहा। इसके अलावा बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने कभी ना कभी मुख्तार अंसारी का समर्थन किया है और उसे राजनीतिक संरक्षण दिया है, पाल पोसकर बड़ा किया है। और इस दौरान मुख्तार अंसारी लगातार अपराध करता रहा और लोगों पर उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते चले गए। वो जानता था उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो ये समझ बैठा था कि वो मुसलमान वोटों का सबसे बड़ा ठेकेदार बन चुका है और बाकी के जो नेता थे
राजनीतिक पार्टियां थीं, वो उसे पाल पोस कर इसलिए बड़ा कर रहे थे ताकि वो मुख्तार अंसारी को मुसलमानों का पोस्टर बॉय बनाकर पेश कर सके और उसके जरिए मुसलमान वोट हासिल कर सके। लेकिन कभी इन राजनीतिक पार्टियों को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंता नहीं हुई। आज यही सारे दल मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू बहा रहे हैं और इनमें मायावती का भी नाम है। मायावती का कहना है कि मुख्तार अंसारी की मौत की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और वो मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मायावती ही मुख्तार अंसारी को यह जानते हुए राजनीति में लाई थी कि वो एक खतरनाक डॉन है, उस पर हत्या और कई दूसरे संगीन मामलों में आरोप लगे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि मऊ के जिन सांप्रदायिक दंगों में 7 लोग मारे गए थे, उन दंगों में मुख्तार अंसारी की भूमिका होते हुए भी सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए मायावती ने वर्ष 2007 में एक बार फिर मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था और फिर वर्ष 2009 में मुख्तार अंसारी ने बीएसपी की टिकट पर जेल में रहते हुए ही वाराणसी की सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। वाराणसी की वही सीट जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से सांसद हैं, उसी सीट से इस अपराधी ने भी चुनाव लड़ा था और मायावती ने उसे टिकट दिया था। यानी मायावती तो मुख्तार अंसारी पर इतनी मेहरबान थी कि वो उसे जेल से ही विधायक से माननीय सांसद बनाना चाहती थी। लेकिन वाराणसी के लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया और मुख्तार अंसारी को लगभग 17,000 वोटों से तब वहां की जनता ने हरा दिया। इसके अलावा लेकिन यहां पर भी आप देखें, यह लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक है कि उस चुनाव में भी मुख्तार अंसारी सिर्फ 17,000 वोटों से हारा और उसे 1,85,000 लगभग 1,86,000 वोट तब भी मिल गए। सोचिए आप। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों में ऐसा चमत्कार हुआ कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी की संपत्ति 21 करोड़ रुपए बढ़ गई। 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब मुख्तार अंसारी की कुल संपत्ति लगभग 82 लाख रुपए थी। लेकिन वर्ष 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से हटे, तब तक मुख्तार अंसारी की यही संपत्ति लगभग 22 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। यानी जो व्यक्ति 2005 से जेल से बाहर नहीं आया, 2005 के बाद से उसकी संपत्ति जेल में रहते हुए ही बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान 21 करोड़ रुपए बढ़ गई और यह बहुत बड़ा चमत्कार ही माना जाएगा। यह चमत्कार ऐसे हुआ कि इन पार्टियों की सरकारों में मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। इसी वजह से लगभग 35 वर्षों तक किसी भी मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कभी किसी अदालत का कोई फैसला आया ही नहीं। सोचिए, मुकदमे तो होते थे लेकिन अदालत का फैसला कभी नहीं आता था। और सोचिए यह कितनी गंभीर बात है कि जिस व्यक्ति पर वर्ष 1988 में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उसे पहली बार किसी मामले में सजा वर्ष 2022 में हुई। यानी पहला फैसला आने में 34 वर्ष लग गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले की सरकारें मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस को किसी भी मामले में ठीक से जांच करने ही नहीं देती थी और जो गवाह होते थे उन्हें मुख्तार अंसारी जेल से ही मरवा दिया करता था। तो गवाह या तो जिंदा नहीं बचते थे और या फिर डर के मारे भाग जाते थे। देखिए, हम अपने देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका दोष कई बार तो देते हैं मुगलों को। हम कहते हैं हम तो हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं, पहले मुगल आए और बाहर से जो शासक आए उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया, ये हम दोष देते हैं। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया और फिर कहीं जाकर हम 1947 में आजाद हुए। लेकिन यह आजादी किस काम की, जब मुख्तार अंसारी जैसे आदमी को भी कोर्ट फैसला सुनाने में 34 साल लगा दे, तो ये किस काम की है ये आजादी। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हुए। बुरे दिन तब शुरू हुए हैं और वर्ष 2022 में उसे लखनऊ के जेलर को धमकी देने के मामले में पहली बार दोषी ठहराया गया और फिर पिछले 1.5 वर्षों में अदालतों ने 8 अलग अलग मामलों में उसके खिलाफ सजा सुनाई है। तो देखिए, जब ऊपर सरकार होती है जो फैसले लेती है और जो अदालतों को रोकती नहीं, जो पुलिस को रोकती नहीं, जो गवाह हैं उन्हें रोकती नहीं, तब फटाफट फैसले आते हैं जैसे कि अब आ रहे हैं।
जिस डॉन का बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, उस डॉन की योगी सरकार में पूरी हेकड़ी निकल गई और पिछले 1.5 वर्षों में मुख्तार अंसारी को कुल 8 आपराधिक मुकदमों में 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हुई। अब जरा यह सोचकर देखिए कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न बनते, योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में ना आती, तो आज शायद मैं भी आपको मुख्तार अंसारी के कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की खबर बता रहा होता। आज शायद मैं आपको यह बता रहा होता कि इस बार लोकसभा के चुनाव में मुख्तार अंसारी फलानी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बार अभी आज मैं आपको खड़े होकर यह बता रहा होता कि मुख्तार अंसारी ने इस बार किस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। ये खबर मैं आपको बता रहा होता और शायद अब से 2 महीने के बाद मैं आपको यह बता रहा होता कि मुख्तार अंसारी शायद लोकसभा का चुनाव जीत भी गया अगर वो लड़ता तो। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों पर मुख्तार अंसारी की पकड़ कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मुख्तार अंसारी के लिए उस जमाने में जब वो गाजीपुर की जेल में था, उस जमाने में गाजीपुर की जेल में खास तौर पर एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाया गया, जहां उस समय के डीएम और बाकी बड़े अधिकारियों के साथ मुख्तार अंसारी बैडमिंटन खेला करता था, क्योंकि उसे बैडमिंटन खेलने का शौक था और यह शौक जेल में उसका पूरा करवाया जाता था। बैडमिंटन का कोर्ट तैयार किया गया और नहीं तो डीएम उसके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए आता था। सरकारी अधिकारी जेल जाते थे इसके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए और उस मैच में शायद जानबूझकर हार भी जाते होंगे मुख्तार अंसारी से, इसे खुश करने के लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी को मछली खाने का बड़ा शौक था और उसे ताजा मछलियों का शौक था। वो कहता था कि मुझे ताजा मछली चाहिए, इसलिए उसने गाजीपुर की ही जेल में एक तालाब खुदवा दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उस दौर में मुख्तार अंसारी को जिस जिस जेल में भेजा जाता था, वहां पुलिस उसके कुक को किसी न किसी अपराध में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया करती थी, जिसके बाद उसका कुक जो होता था वो हर रोज मुख्तार अंसारी के लिए शानदार पकवान और खाना जेल में बनाया करता था। और कई बार ऐसा भी होता था जब लखनऊ की जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी अपने पूरे परिवार के साथ हर रोज शाम को हजरतगंज घूमने के लिए चला जाता था। कैदी है, जेल में बंद है, लेकिन परिवार को लेकर हजरतगंज घूमने जाता था शाम को और कोई रोकने वाला नहीं। और घूमकर बाहर 3-4 घंटे टहलने के बाद, अपने परिवार से मिलने के बाद वापस रात को जेल में आ जाता था। यह सब कुछ समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों के दौरान हुआ करता था। इसके बाद वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और यहीं से इसके बुरे दिन शुरू हुए। और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद असल में मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। और जो मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों में जेल में ठाठ से रहता था, वही अंसारी पिछले साल जेल में कुरकुरे, बिस्किट और आम भिजवाने के लिए अदालत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। अदालत से कह रहा था कि मेरा कुरकुरे खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप कृपया करके इसका इंतजाम करवा दीजिए। इससे आप समझ सकते हैं कि जब किसी अपराधी को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण समाप्त हो जाता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। और आपको याद होगा पिछले साल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश से माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी दूर का अपराध। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी दूर का अपराधी।